मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वरिष्ठ शिक्षाविद संजय कुमार जी हैं। आप ब्लूमिंग रोज पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर पटना के निदेशक हैं। साथ साथ महेंद्र पब्लिक स्कूल नारायणा पटना के आप सचिव भी हैं। 25 वर्षों से आप विद्यालय चला रहे हैं। शिक्षण पेशा के काफ़ी अनुभवी हैं। 1997 के शरद पूर्णिमा के दिन आपने ब्लूमिंग रोज पब्लिक स्कूल की नींव रखी। आज महेंद्र पब्लिक स्कूल नारायणा पटना, जिसका सीबीएसई से एफिलिएशन भी मिल चुका है। संजय जी, आपने काफ़ी उतार चढ़ाव को देखा है। पहले तो मैं आपको डीकेपी न्यूज पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आपने शिक्षा के कई आयाम को देखा है, परखा है और अनुभव भी रहा है। बीइंग द डायरेक्टर ऑफ दिस संस्थान और सेक्रेटरी, बोथ दायित्वों का आप दो स्कूल का निर्वहन करते हैं। एफिलिएशन भी मिला है आपको। कोरोना काल में आपके स्कूल को बंद कर दिया गया और पूरे बिहार और देश भर का स्कूल बंद है। इसको आप किस रूप में लेते हैं? किन किन परिस्थितियों को आपने झेला है? विद्यार्थियों की परिस्थिति होगी, शिक्षकों की होगी, आर्थिक समस्याएं आई होगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? सुमन जी, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे और देश के पहरेदार चैनल को कि इस विषय पे कुछ कहने का मौका आपने दिया है। कोरोना एक महामारी के रूप में अपने भारत में क्या पूरे विश्व में आया। काफ़ी लोग भयभीत हुए और काफ़ी कुछ इससे अपूरणीय क्षति हुई है देश को, समाज को। इसमें जो हमने महसूस किया है कि स्वास्थ्य की क्षति से ज़्यादा लोगों की आर्थिक और मानसिक क्षति हुई है। अब संदर्भ है विद्यालय का, तो विद्यालय तो और बहुत सारे क्षेत्र जो हैं इससे प्रभावित है। विद्यालय पूर्ण रूप से प्रभावित रहा है और ख़ास करके जो निजी विद्यालय है, चूँकि उसका जो आर्थिक सपोर्ट है, आर्थिक जो स्रोत है, वो पूरा के पूरा हमारे अभिभावक हैं। और इस लॉकडाउन के पीरियड में बिल्कुल जो आर्थिक स्रोत है वो निजी स्कूलों का बंद हो गया। इसमें जो हमारे अभिभावक थे, उसमें भी बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनका नौकरी, जिनका रोजगार समाप्त हो गया है। वो भी बहुत परेशानी में हैं। और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया वो बच्चों के स्वास्थ्य को देख के तो बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन सरकार ने इन विद्यालयों के बारे में, विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में, विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के बारे में जरा सा भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं महसूस की। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में निजी विद्यालयों का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन सरकार इसके बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं महसूस की। वो लॉकडाउन घोषित करके, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी आत्मनिर्भर रहने की बात कह के अपने दायित्व से मुक्त हो लिए। तो आज बहुत सारे निजी विद्यालय जो छोटे स्तर पे, हमारे जैसे स्तर पे चल रहे हैं, जो किराए के मकान में चल रहे थे, उन सबको बंद करने की नौबत आ गई। बहुत सारे लोग तो अपना बेंच, कुर्सी, टेबल, ब्लैक बोर्ड छोड़ के चले गए
और विद्यालय अब तो इससे भी, अभी जितनी समस्या है इससे ज़्यादा ही बड़ी समस्या अब आएगी जब विद्यालय पुनः संचालन की स्थिति में आएगी। जब विद्यालय खुलेंगे तो वैसे सारे बच्चे जो ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे थे जिनका आज अस्तित्व समाप्त हो चुका है, जो किराए के मकान में थे वो मकान छोड़ के चले गए हैं, स्कूल खुलने के बाद वो सारे बच्चे कहाँ जाएंगे, ये अभिभावकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आएगी। चूँकि और मैं समझता हूँ विद्यालय के पास भी समस्याएं आएंगी। मान जाइए आपके पास 500 विद्यार्थी हैं, तो स्वाभाविक है जो जिस ढंग से आप आंकड़ा पेश कर रहे हैं तो 50% विद्यार्थी मान जाइए पलायन कर गए, तो जो आपका इकोनॉमी सेटअप था वो भी तो चरमराएगा। बिल्कुल 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 पूर्ण रूप से चरमरा चुका है। और मैं वैसे अभिभावकों के साथ सहानुभूति रखता हूँ जिनका नौकरी और व्यवसाय समाप्त हो चुका है, क्योंकि वो भी विद्यालय से कम मजबूर नहीं हैं, वो भी सक्षम नहीं हैं कि वो विद्यालय को कुछ सपोर्ट कर पाते। लेकिन मैं वैसे अभिभावकों से बहुत आशा रखता हूँ, या सारे विद्यालय संचालक की आशा रखते हैं कि जिनका रोजगार है, जो सरकारी सेवा में हैं, जिनको हर महीने वेतन समय से मिल जाता है, वैसे अभिभावक भी विद्यालयों को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं और लोगों के साथ वो भी अपने आप को उन्हीं सबों के बीच में खड़ा रख लिया है। इससे बहुत बड़ी समस्या हो गई है निजी विद्यालयों के साथ। उनके जितने कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, आज वो सब के सब भुखमरी की स्थिति में हैं, क्योंकि विद्यालय सक्षम नहीं है कि उनको कुछ आर्थिक सहायता दे सके। और उसमें से भी बहुत सारे लोग शहर छोड़ के पलायन कर गए हैं, कोई दूसरे रोजी रोजगार को ढूंढने में है, लेकिन जो 10 साल 15 साल 20 साल से शिक्षण पेशा में है, अब उससे कोई दूसरा रोजगार होने वाला नहीं है। एक जो मूल्यवान बात जो आपके बात से उभर के आ रही है, आपका जो हम दर्द देख रहे हैं, एक तरफ आप अपनी भी समस्या रख रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक सिद्ध पुरुष की नाई गार्जियन के प्रति भी इतने भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। पर्सनली मैं आपके बारे में जानता भी हूँ, रेंट पर विद्यालय चलाते हैं, कुछ बैंक का भी लोन होगा, शिक्षकों को भी कुछ न कुछ जरूर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आप देते ही होंगे। तो फिर इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में आप दर्द नहीं महसूस करते हैं? दर्द तो बहुत है। जिनके साथ मैं इतने दिन से जुड़ा हूँ, जो शिक्षक और कर्मचारी हमसे इतने दिनों से जुड़े हैं, बिल्कुल आश्रित थे विद्यालय पे, उनको मैं सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत दर्द है। लेकिन अब मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि हमारा भी जो आर्थिक स्रोत है वो अभिभावकों ना वो तो एक सेक्टर में देख रहा हूँ जो आप शिक्षकों के बारे में। दूसरा सेक्टर जो आपका है, आपने लोन पर लेकर मान जाइए किसी विद्यालय का निर्माण किया, और जो नारायणा का विद्यालय अभी मैं देख रहा हूँ, वहाँ भी तो बैंक आपको माफ़ नहीं करेगी। ऐसा थोड़े कहेगी कि आपके पास बच्चे नहीं आते हैं, पैसे नहीं आते हैं, तो मेरा जो किस्त है वो देना बंद कर दीजिए। इसको जो मेंटल जो आपके ऊपर जो एक दबाव, इसमें भारत सरकार के तरफ से एक गाइडलाइन आया था कि फ़िलहाल जितने भी ऋण होल्डर हैं उनसे किसी तरह का ईएमआई का डिमांड न किया जाए। तो कुछ दिन तो इस बात का राहत रहा, लेकिन अब फिर पिछले महीने से ईएमआई शुरू हो गया है और हम कहीं से भी देने में सक्षम नहीं हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव हमारे ऊपर है। लेकिन अब मजबूरी ऐसी है कि कुछ भी संभव नहीं है, चाहे जितना मानसिक दबाव हो, कुछ कर पाने में सक्षम नहीं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जो संजय जी का दर्द जिस रूप में उभर रहा है, ये एक विद्यालय के निदेशक जो बुलिमिंग रोज पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर में है, और दूसरे जो इनका दूसरा जो ब्रांच महेंद्र पब्लिक स्कूल नारायणा, जिसका अभी अभी एफिलिएशन मिला है सीबीएसई से, उसके सचिव भी आप हैं। और किस प्रकार से दर्द बयां कर रहा है, ये एक स्कूल का दर्द नहीं, ये देश के करोड़ों विद्यालय की समस्या है। ये एक संजय जी के विद्यालय की समस्या नहीं है,
ये करोड़ों विद्यालय के डायरेक्टर प्रिंसिपल की आवाज़ हैं एक संजय जी के आवाज़ के रूप में। तो इस स्थिति में सरकार को निश्चय ही कोई सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। और ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है जो सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि एकाएक उसने व्यवस्था को चौपट कर दिया है? जी, मैं जहाँ तक सरकार के कमियों की बात अगर कहूँ तो जैसे हम लोगों का जो स्कूल का बिल्डिंग है ये नगर निगम के द्वारा कमर्शियल टैक्स लगता है। जी जी। और मैं अपने मोबाइल पे देखता हूँ या जो टैक्स कलेक्टर है वो हमेशा इस बात के लिए फ़ोन करते हैं कि सर आपका टैक्स पे पेनल्टी लगते जा रहा है, आपका टैक्स बढ़ते जा रहा है। लेकिन सरकार कभी भी इन बिंदुओं पे जैसे अभिभावकों के ऊपर जो आर्थिक क्षति हुई वो अक्षम है, वो तो कुछ महसूस होता है कि चलिए हमारे अभिभावक भी अक्षम हैं, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार जो हर तरह से सक्षम है, अब वो बिल्डिंग का, नगर निगम का टैक्स है, बिजली का बिल है, इसमें से कहीं से कुछ राहत देने की बात नहीं करती है। हमेशा मोबाइल पे मैसेज आता है इतना पेनल्टी लग रहा है, बिजली का बिल जमा करिए नहीं तो बिजली काट दी जाएगी। ऐसे ऐसे मैसेज आने से स्कूल संचालकों का मानसिक तनाव और बढ़ता है और कहीं से जमा कर पाना तो संभव नहीं है, इसलिए कोई जमा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि जो सरकार के तरफ से दबाव बन रहा है निजी विद्यालयों पे, उसको वो अपने स्तर से राहत दें। दर्शकों, आपने देखा जो किस प्रकार से एक निजी विद्यालय का दर्द है। अगर सरकार खुद इनके जगह पर होती तो कहीं वृक्ष के किसी डाली में लटकी हुई पाई जाती। जैसे कृषकों की समस्या है देश में, उसी ढंग से आज निजी विद्यालयों के भी है। जो छोटे छोटे विद्यालय हैं, मीडियम क्लास के विद्यालय हैं, बड़े विद्यालयों का तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके यहाँ आज भी कलेक्शन हो रहे हैं। भले 100% ना हो, 70-80% वो कर ही लेते हैं किसी ढंग से दबाव बनाकर। लेकिन जो मिडिल और स्मॉल टाइप के विद्यालय हैं, उनसे भी लाखों लोगों के घर की रोजी रोटी चलती है, चूल्हा जलता है, कई लोग उस पर आश्रित रहते हैं। बावजूद इसके सरकार बिना किसी ठोस निर्णय के, इतना ही नहीं, एक दंश दो दंश तो मैं देख रहा हूँ जो अभिभावकों के तरफ से भी कलेक्शन नहीं आता है। मानवीय ग्राउंड पर भी ये लोग संवेदित हैं, चूँकि पेरेंट्स आई टू आई कांटेक्ट में रहते हैं बराबर। दूसरा जो इनकी दूसरी जो समस्या है बिल्डिंग की, वो अलग दंश है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है जिसमें सरकार पहल करके थोड़ा राहत दे सकती थी, जैसे बिजली का, नगर निगम के टैक्स का, उसके जेन्युइन बिल को हटाइए। उस पर इनके अनुसार, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक स्कूल के निदेशक सूझबूझ वाले व्यक्ति और सही बात कह रहे हैं, जो इन पर पेनाल्टी लगाकर उसका लिया जा रहा है। यह बड़ी दुखद है। सरकार को निश्चय ही इस दिशा में ठोस कदम उठानी चाहिए और राहत इसमें देना चाहिए। आपको नहीं लगता जो विद्यालय जब पुनः मान जाइए आप लोग रीओपन करेंगे तो उसको रीशेड्यूलिंग करने में काफ़ी कठिनाई आएगी? टीचरों की समस्या होगी, विद्यार्थियों की होगी, और सारा क्योटिक माहौल सा हो गया है। जी, जैसा हमने पहले कहा सुमन जी कि जितने भी ये छोटे स्तर के निजी विद्यालय हैं उसमें छोटे और मिडिल को भी मिडिल छोटे, बड़े के बाद जो है वो मिडिल और छोटा। हाँ, जैसे आप लोगों का विद्यालय को मैं मिडिल ग्रुप में रखता हूँ। तो उनके साथ मैं पहले भी बताया कि ये बंद जो हो गए हैं और सारे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे गरीबों के ही बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूल खुलने के बाद अब जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे, जो स्कूल बंद हो गया है, उन बच्चों को फिर कहाँ पढ़ाई मिलेगी, कैसे उनकी पढ़ाई शुरू होगी, ये एक बहुत बड़ी समस्या समाज की है। साथ में विद्यालयों के पास ये समस्या है, जैसे मैं कई उदाहरण दूंगा कि अब स्कूल में इन्वर्टर लगे हैं, अब ये 6-7 महीने से 8 महीने से बंद है, इन्वर्टर का बैटरी डिस्चार्ज हो गया है। मैं एक दिन सफाई करा रहा था, उस क्रम में देखा, कई नल को खोल के देखा, सारे नल जो आयरन के बने थे उनमें रस्ट लग गया है और वो जाम हो गए हैं।
अब स्कूल खुलेगा तो वो सारा बाथरूम, ड्रिंकिंग वाटर का जो सिस्टम है, जितने मशीनरीज हैं, इन्वर्टर की बैटरी है, गाड़ियां है, गाड़ी की अलग बैटरी, से वो आर्थिक दबाव बनेगा। सारा कुछ बिल्कुल ठप हो गया है, सब खराब हो गई है। और स्कूल रीओपन करने में स्कूल मैनेजमेंट के साथ एक बड़ी परेशानी होगी कि इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए जो आर्थिक व्यवस्था चाहिए वो उनके पास नहीं है। इसके अलावा ये सब को ठीक कराने में भी काफ़ी समय लगेगा। तो अब किसी भी स्कूल को ओपन करना भी बहुत आसान नहीं रह गया है। जो कठिनाई उनके सामने आएगी वो शायद संचालक ही समझते हैं और दूसरे लोगों के समझ से परे है ये बात। तो जब भी स्कूल खुलेगा तो हमारे समझ से कम जितने स्कूल बसेज हैं वो सब सर्विसिंग में जाएगी, तो महीना दिन का समय लगेगा उन सब गाड़ियों को सर्विस होकर निकलने में। और इकोनॉमी भी दबाव बढ़ेगा। इकोनॉमी तो होगा ही होगा, वो तो समस्या है ही। मतलब इकोनॉमी अगर है भी तो टाइमिंग का ये समस्या होगा। अगर सरकार चाहेगी कि हम स्कूल 10 दिन 15 दिन में खोल लें तो ये संभव नहीं है। कम से कम महीना दिन का समय देना पड़ेगा उनको कि स्कूल को व्यवस्थित करके चलाने में। आपकी बातों से एक बात उभर के आती है कि यदि सरकार प्लानिंग करती है जो अमुक तिथि से हम विद्यालय खोलें तो वो पहले से सूचित करे, एक महीना पहले से उनको पहले से, ताकि आप गाड़ी घोड़ा और चीज जितने चीजें विद्यालय को वेल सेटअप को। ऊपर से एक और समस्या आने वाली है, जो अभी कोरोना का गाइडलाइन है सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के बच्चों को रखने का, तो अब विद्यालयों में इतना स्पेस नहीं हो पाएगा कि वो सारे बच्चों को एडजस्ट कर सकें। और अगर ये 2 दिन वाली सिस्टम से 1/3 वाली सिस्टम से पढ़ाएंगे तो ऑलरेडी इतना लॉस हो चुका है कि फिर उसको मेंटेन करने का अब समय इस सेशन में हम लोगों के पास नहीं है। तो इस पढ़ाई की क्षतिपूर्ति अब इस साल तो नहीं दिखती है। मैंने सरकार से आपने एक चीज का डिमांड किया, जैसे आपकी बात से लगा जो बिजली में राहत, जो सरकारी आर्थिक दबाव है सरकार की तरफ से, उस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो पहले से रखना चाहिए था, वो वेल सेटअप बना करके जो नहीं ऐसे हम विद्यालयों को राहत मिलना चाहिए। जी। इसके अतिरिक्त भी कुछ लगता है आपको जो सरकार को करना चाहिए कुछ निजी विद्यालयों के लिए, क्योंकि शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान निजी क्षेत्र का है और रहा भी है। देखिए, हम लोग तो निजी स्कूल संचालन में लगे हैं और ये शुरू से सोच के ही चले हैं कि सरकार से हमको किसी तरह की सहायता नहीं मिलने वाली है, या अभी तक किसी तरह की सहायता नहीं मिली है निजी विद्यालयों को, तो वो अपने दम पे ही विद्यालय चलाते हैं। नहीं तो ये तो आपातकालीन स्थिति ने इसको कहेंगे, ये तो एट रैंडम महामारी की स्थिति है। आपको हम जनरल स्थिति में कहाँ आप डिमांड कर रहे हैं? कभी आप 25 साल से विद्यालय चलाते कभी हैं, नहीं, इस प्रकार का टॉकिंग हुई है क्या? लेकिन जब विपरीत सिचुएशन बनता है तो उसके अनुसार निर्णय भी लेना पड़ता है, कोई ठोस निर्णय, ताकि कोई आदमी ज्यादा परेशानी में नहीं हो। न तो मेंटल दबाव में आएगा तो क्या करेगा आदमी? जैसे किसान पेड़ पर लटका हुआ नजर आता है, वही स्थिति हो जाएगी, या जो आप कहे मूवमेंट होगा। ऐसी कई घटनाएं समाचार पत्र में आ चुकी है कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिला, वो अपने परिवार को नहीं चला पाए, आत्महत्या कर लिए। तो ऐसे हम समझते हैं कि शिक्षक एक बुद्धिजीवी प्राणी है समाज का, और ऐसा कदम तो नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी मजबूरी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सामने परिस्थिति, परिवार की परिस्थिति आई और वो शायद झेल ना पाए। तो मैं पहले तो उन लोगों से आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं। दिन सबका बदलता है, बुरे दिन आज हैं, अच्छे दिन भी आएंगे, इसके पहले भी अच्छे दिन थे। शौक लगना भी तो बहुत बड़ी चीज है। मान जाइए हम कोई कदम नहीं उठाते हैं, लेकिन दिन रात हम थिंकिंग में है, सोचते रहते हैं, आर्थिक दबाव में है, उससे भी तो मेंटली प्रेशर हमारा वो शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एकदम सही बात है, और पड़ ही रहा है, पड़ता है क्या, पड़ ही रहा है ये दबाव। तो सरकार से तो अब हम लोग उम्मीद तो बहुत रखते हैं, लेकिन जो परिस्थिति देखे हैं हमने इस कोरोना में, सबसे ज़्यादा आवश्यकता, जैसा कि मेडिकल इन्फॉर्मेशन था, मेडिकल डायरेक्शन था, सरकार ने भी आग्रह किया कि हर 20 मिनट पे अपने हाथ को धोएं साबुन से। और मैं ये देखा कि सरकार एक साबुन पे भी टैक्स माफ़ नहीं कर पाई, जो आम जनता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ थी। बहुत बड़ी तो ऐसे सरकार, जो सरकार
एक बीमारी से, उसकी दवा से टैक्स लेती है, एक पूजा के कपड़े से टैक्स लेती है, कफन से टैक्स लेती है, उस सरकार से यहाँ की जनता इतनी तो उम्मीद करती थी कि भाई सरकार से विपरीत परिस्थिति में हमें कोई सहायता मिले, लेकिन एक साबुन पर तक का टैक्स सरकार नहीं माफ़ की। अब इस सरकार से हम लोग बहुत उम्मीद क्या कर सकते हैं, अब तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऐसे लोगों से उम्मीद करना भी व्यर्थ ही जाएगा, सरकार कुछ दे नहीं पाएगी। एक जो बड़ी बात हमको समझ में आ रही है, इसी कोरोना काल में अभी बिहार में इलेक्शन का दौर है, अपार भीड़, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती है, कोई मास्क नहीं, कुछ नहीं, और अपार भीड़ वहाँ पर है, तो वो कर रहे हैं, चूँकि वो उनके लाभ की बात है, उनका वोट बैंक पॉलिसी कहीं गड़बड़ा न जाए, इसीलिए सारी पार्टियां बड़ी मजे से करती है। तो इसको आपको दर्द नहीं छलकता है, जो एक तरफ अपार भीड़ असंख्य वो सभाएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ विद्यालय को ये लॉकडाउन में फंसाए हुए? जहाँ तक हमको ये बात समझ में आती है कि लॉकडाउन में विद्यालय है, तो मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा एक शिक्षक होने के नाते कि अगर मेडिकल इंस्ट्रक्शन ऐसा है कि भाई एक जगह जमा होने से बच्चे का स्वास्थ्य पे खतरा आएगा, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप स्कूल खोल दीजिए और बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे संकट में पड़ जाएं। लेकिन ये बात तो दिखती है कि स्कूल बंद है और बाकी काम चल रहे हैं। मैं बाज़ार में देखता हूँ, सब्जी मंडी में मैंने देखा कभी भी भीड़ पे कंट्रोल नहीं हुआ, और ऐसे तमाम जगहों पे ना अभी मैं डायरेक्ट आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो इलेक्शन चल रहा है वहाँ जो अपार भीड़ है, वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑलरेडी बिल्कुल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तब उनको नहीं दिखता है जो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है कि नहीं, क्योंकि वो अपने को बॉस क्यों समझ रहे हैं। नहीं तो चूंकि वहाँ पे इनको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, इतनी सभाएं नहीं होनी चाहिए थी, जैसे ना उसमें जिस ढंग से ऑनलाइन पढ़ाई स्कूल और अन्य क्षेत्रों में देते हैं, वहाँ ऑनलाइन यही मैं कहने जा रहा था कि जैसे स्कूल आज ऑनलाइन पढ़ाई के ऊपर है, तो इनको भी ऑनलाइन करके अपनी वेबिनार के माध्यम से, और जैसे शुरुआत में ये लोग कर रहे थे डिजिटल सेमिनार करके अपना करते, लेकिन इनको तो अपनी चिंता है, तो अपनी चिंता में तो ये सारे परिस्थितियों को, सारे गाइडलाइन को भूल गए, और जो सेमिनार, ये चुनावी सभाएं हो रही है उसमें तो पहले की सभा और आज की सभा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ देखने से लगता है कि कोरोना नाम का कोई खौफ किसी के मन में नहीं है, न नेताओं के मन में है और न जनता के मन में। ना उतना ही नहीं, 5 आदमी से ज़्यादा नहीं चलना है, और सैकड़ों कार्यकर्ता लेकर चलते हैं, सारी मीडिया टीवी देख रहा है, पूरा दुनिया इस बात को देख रही है, तो इसको बॉसिज में गिरी नहीं कहेंगे? बिल्कुल है, जो अपने लिए वही रूल काम नहीं करता है, लेकिन दूसरे पर वो उसको इम्पोज करके पेनालाइज करते हैं। बिल्कुल है ये बात, लेकिन उनको तो अपनी चिंता है, तो जहाँ पे उनको अपनी चिंता है वहाँ पे कोरोना का संकट नहीं दिखता है। और मैं एक बात इसमें और ये कहना चाहूँगा, जो मैं महसूस किया हूँ कि यहाँ की सरकार जो भी है, वो ऐसे तो सरकार अपने आप को, जैसे आपने भी शब्द यूज किया कि भाई वो बॉस बन रहे हैं और सारे कोरोना गाइडलाइन को तोड़ते हुए अपना से ना पूरा दुनिया देख रही है, उनके जो रैली होती है तमाम पार्टियां आते हैं वहां पर कोरोना का क्या प्रोटोकॉल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार जितना बहादुर दिखती है, एक्चुअली सरकार बहुत डरी रहती है। मैं स्कूल के परिप्रेक्ष्य में ये देखता हूँ कि सरकार इतना डरी रहती है कि एक दिन थोड़ा सा ठंड पड़ा तो कलेक्टर साहब का आदेश आ जाता है स्कूल बंद कर दीजिए, और इसमें कोई बच्चों का स्वास्थ्य और समाज के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ उनकी अपनी होती है कि कोई वहाँ पे हंगामा ना हो, प्रॉब्लम ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, सरकार बदनाम ना हो। इसलिए वो जरा सा ठंडा पड़ा स्कूल बंद कर दीजिए, जरा सा गर्मी पड़ी स्कूल बंद कर दीजिए, कोरोना का आया तो सबसे ज़्यादा स्कूल बंद कर दीजिए। तो इन सब चीज़ों से हम समझते हैं कि सरकार बहुत डरपोक सरकार है, डरती है ये कि जरा सा कुछ होगा तो हंगामा होगा और हमारे सरकार पे खतरा आ जाएगी, और इस कारण से वो ऐसा एक्शन लेते हैं। वहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ कुछ होगा तो शायद हमारे ऊपर कोई खतरा ना है, जबकि अभी मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो कोरोना का पीक आवर था उससे ज़्यादा कोरोना का इन्फेक्शन अभी फैल रहा है। हमारे कई परिचित ऐसे हैं
जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, कुछ ठीक होके आए हैं, और उस समय सब कुछ ठीक चल रहा था। तो अब कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार ये सबसे अनभिज्ञ है और अपने चुनाव में अपने फायदे में लगी हुई है। एक हमारे पास समय की भी बाध्यता है और अंतिम प्रश्न होगा। आपने कहा जो हमें बच्चों की ज़्यादा चिंता है और इसलिए सरकार लॉकडाउन भी किए है, विद्यालय बंद है, तो बच्चे को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम है। मैं भी बच्चे का वो विरोधी नहीं हूँ, उसके स्वास्थ्य बढ़िया रहे, क्योंकि हेल्दी माइंड रिमेन्स इन हेल्दी बॉडी कहा गया भी है ऐसा। तो लेकिन ऐसा कुछ अल्टरनेट करके तो किया जा सकता था। मान लीजिए 500 बच्चे हैं तो सप्ताह में 2 ही दिन क्लास चलते, तो वो रिन्यूअल भी रहता बच्चे का, वो सफाई एकदम शिथिल भी नहीं हो जाते, कुछ एजुकेशन भी होता, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके। मेरा उद्देश्य ये था जो कोई इस प्रकार का ठोस निर्णय लिया जा सकता है। मान जाइए आपके विद्यालय में 500 बच्चे हैं तो उसके अल्टरनेट डे करके सप्ताह में 6 दिन विद्यालय चलते हैं तो 2-2 दिन करके भी क्लासेस चल सकते थे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके। जी देखिए, हम लोग बच्चों के प्रति इतना लगाव होता है हम लोगों का। बच्चे हमारे यहाँ नर्सरी में आते हैं और 7th 8th या और स्कूलों में जहाँ पे 10th 12 है करके पास आउट होते हैं, यानी 12 साल 15 साल का रिलेशन बच्चों से बनता है। नर्सरी में बच्चे आ गए, 10th पास करके निकले, 12 पास करके निकले, तो वो 12 साल 15 साल स्कूल से जुड़े रहते हैं। तो जिससे 12 साल का संबंध है उसकी पूरी चिंता होती है। हम लोगों की पूरी चिंता करते हैं कि इसका आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भविष्य, इसका स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ों की चिंता हम लोग करते हैं। और ये हम लोग स्कूल संचालक होने के नाते ये पूरा ध्यान रखते हैं कि बच्चों को किसी भी तरह से परेशानी ना हो। तो ये जो भी निर्णय होता है स्कूल से संबंधित, बिना किसी एक्सपर्ट का, स्कूल एक्सपर्ट का, एक्सपर्ट मीन्स हम मेडिकल एक्सपर्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल संचालन से जो रिलेटेड, जो उनके पास अनुभव है, उनसे किसी तरह का बिना राय मशविरा किए हुए हर तरह का निर्णय लिया जाता है। चूंकि संचालन का सबसे ज्यादा अनुभव स्कूल संचालक, शिक्षकों और प्राचार्यों पे है। हाँ, लेकिन उनकी बातों को बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए, बिना उनसे कोई सुझाव लिए हुए सारे निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। सरकार IAS जो वहाँ बैठे हुए हैं उनको लगता है सबसे बड़े विद्वान वही है, बाद बाकी नहीं, विद्वान वो होंगे, अपने क्षेत्र के विद्वान वो हैं, मैं चैलेंज नहीं करूंगा, वो अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, लेकिन हम भी किसी क्षेत्र का अनुभव रखते हैं, हमारे पास भी कुछ अनुभव है। तो हमारे अनुभव का भी लाभ होना चाहिए समाज को, हमारे अनुभव का भी लाभ प्रशासन को लेना चाहिए और मिल बैठ के उस तरह का निर्णय लेना चाहिए कि भाई इस विषय में क्या करना है। लेकिन वहाँ तो सरकार में बैठे लोग हैं, उनका तानाशाही है, जो निर्णय कर दिए वो अब सबको मानना है, बाध्य हैं लोग। वाह, बहुत मूल्यवान बात आपसे उभर के आई है संजय जी। जो सरकार में किस प्रकार से तानाशाही व्याप्त है। एक IAS अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जो किन किन क्षेत्र का वो विशेषज्ञ है या सारे दुनिया भर का नॉलेज मसूरी में घुट्टी वही पिए हैं, बाद बाकी तो किसी लोगों को कुछ अनुभव है नहीं, तो इसीलिए उनको किसी लोगों से वो संपर्क करना भी गैर मुनासिब समझते हैं। इतने इतने बड़े बड़े शिक्षाविद जो विद्यालय चलाने में लगे हुए हैं और उनसे बिना किसी परामर्श के और अचानक निर्णय लिया जाता है, और उस निर्णय का कितना मानसिक दबाव एक विद्यालय संचालक के ऊपर है, इस दर्द को न देखना इसे सरासर अन्याय माना जाएगा, उसके पर्सनल राइट्स का भी वायोलेशन माना जाएगा, जो लाखों लोगों के जीविकोपार्जन का एक माध्यम भी है। और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः भी कहा जाता है। और उनको इस प्रकार से हमारे देश में दंश झेल रहे हैं, किस ढंग से, आर्थिक, मानसिक, हर ढंग का। ये एक विद्यालय नहीं, ऐसे देश के करोड़ों विद्यालय की समस्या है। हम आशा करते हैं जो सरकार और देश दुनिया के लोग DKP न्यूज को देख रहे होंगे, और ये बहुत बड़ी समस्या है, मीडिया का भी इस पर ध्यान न जाना
घनघोर आश्चर्य ये दर्शाता है। इसीलिए मैं सरकार से आशा करता हूं जो कम से कम उनके स्तर से, जैसे कि संजय जी की बात से उभर के आई, जो बिजली का बिल है, नगर निगम का बिल है, उसको कम से कम लेसेंड किया जा सकता है। कम से कम पेनालाइज तो सरकार न ही करे, उनको राहत मिले। और अंतिम में मैं आपसे चाहूँगा संजय जी, जो आप अपने अभिभावकों और देशवासियों से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं अभिभावकों से, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब बच्चे यहाँ पे नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो उनसे मेरा 15 साल का रिलेशन बनता है। ऐसे में हम उनके हर बात का ख्याल रखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे अभिभावक जिनकी आर्थिक स्थिति सचमुच चरमरा गई है, उनसे तो मैं ये चाहूँगा कि भाई उनकी स्थिति ठीक हो। लेकिन वैसे अभिभावक जो हर तरह से ठीक हैं, वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से विद्यालय को मदद करें ताकि विद्यालय अपने संचालन की स्थिति में बना रहे। क्योंकि आने वाले दिनों में फिर उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई की चिंता यही विद्यालय करने वाली है। तो ये अगर खड़ा रहता है तो भविष्य उनका उज्जवल है, नहीं तो अगर विद्यालय जो बंद हो जा रहा है तो उनके बच्चे तो परेशान होंगे, फिर दूसरे स्कूलों में जाएंगे, वहाँ पे फिर उनकी आर्थिक बोझ और बढ़ेगी। तो उनसे मैं यही आग्रह करता हूँ कि जो सक्षम हैं, जिनको इस कोरोना में भगवान ने सक्षम रखा है, वो अपने स्तर से ऐसे विद्यालयों को मदद करें ताकि वो विद्यालय संचालन की स्थिति में बना रहे। धन्यवाद संजय जी। मैं आशा करता हूं जो एक सुंदर बातें आप के माध्यम से उभर के आई हैं, लोग इस पर अमल करेंगे। आपको DKP न्यूज़ पर पुनः एक बार हम स्वागत करते हुए धन्यवाद।